हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल लिली टो। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर आप पहले पुराने वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि वहाँ पर इस निबंध को पूरी तरह समझाया गया है, जिसे देखकर आप इन सवालों को खुद से बना सकते हैं और खुद से समझ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक की सबसे पहली यह विडंबना है कि आज इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक अर्थात जो जाति प्रथा का समर्थन करते हैं उनकी कमी नहीं हुई है। वे इसके कई आधार पर अभी भी समर्थन कर रहे हैं। भारतीय समाज में श्रम विभाजन अर्थात कामकाज के अनुसार श्रमिकों को बांट दिया जाता है और इन श्रमिकों को बांटने के साथ साथ इन्हें एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार दे दिया जाता है कि ये वर्ग इससे ऊंचे जाति के हैं और ये वर्ग इससे नीच जाति के हैं। इसी बात पर लेखक अपना असंतोष व्यक्त करते हैं और इस बात की विडंबना प्रस्तुत करते हैं। सवाल नंबर 2, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में यह तर्क देते हैं कि आधुनिक कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। इस पर तो लेखक कोई असंतुष्टि नहीं है कि आधुनिक कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन जातिवाद के पोषक श्रम विभाजन और जाति प्रथा को एक दूसरे का ही रूप मानते हैं और इसी बात पर लेखक अपनी आपत्ति व्यक्त करते हैं, क्योंकि श्रम विभाजन कभी भी जाति प्रथा का रूप नहीं हो सकती। सवाल नंबर 3, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो जातिवाद के पोषकों के द्वारा दिए गए तर्क पर लेखक सबसे प्रमुख आपत्ति यह दर्शाते हैं कि निश्चय ही श्रम विभाजन आवश्यक है एक आधुनिक समाज के लिए, लेकिन हमारे देश में श्रम विभाजन का रूप अलग ही है। यहाँ श्रम विभाजन के अनुसार श्रमिक अर्थात काम के अनुसार काम करने वाले को एक वर्ग में रख दिया जाता है और उस वर्ग को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी कर दिया जाता है कि किसी काम को करने वाले लोग नीच जाति के हैं और किसी विशेष काम को करने वाले लोग उच्च जाति के हैं। जैसे कि हमारे समाज में अभी पंडित या ब्राह्मण जात को बहुत ही उच्च वर्ग का माना जाता है, जबकि हमारे देश में चमार डोम इत्यादि को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है और लेखक इसी बात पर बहुत ही असंतुष्टि व्यक्त करते हैं कि ऐसा हमारे देश में ही होता है और अन्य किसी भी देश में नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4, जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि भारतीय समाज जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन के साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है, उन्हें एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी दूसरे समाज में नहीं होता है। ये सारे प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इनके आंसर भी एक दूसरे से हल्के मिलते जुलते होंगे, तो आपको इन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 5, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? लेखक के अनुसार जाति प्रथा व्यक्ति को उसके पैतृक पेशे में परिवर्तन की कोई अनुमति नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति अपने पैतृक पेशे को छोड़कर कोई दूसरा अन्य काम नहीं कर सकता, और अगर कोई व्यक्ति अपने पैतृक पेशे को बिना अरुचि के साथ करता है तो उसमें कम काम या टालू काम करता है, और इस तरह कोई अन्य काम न करने की वजह से या टालू काम करने की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और लेखक इसे ही तरह जाति प्रथा को बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या यह मानते हैं कि लोग बिना इच्छा व रुचि के अपने पैतृक पेशे को करने के लिए विवश हो गए हैं, और चूँकि जाति प्रथा इसमें परिवर्तन की कोई अनुमति नहीं देती, इसलिए वे इन कामों को छोड़कर दूसरे कामों को कर भी नहीं सकते, और लेखक इसे ही उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न में से भी बड़ी समस्या मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो लेखक ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित समाज जैसी विशेषताओं को आवश्यक माना है। भ्रातृत्व का अर्थ होता है भाईचारा, और लेखक ने भाईचारे को दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना आवश्यक बताया है। और दूसरी बात में उन्होंने कहा है कि एक समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन एक उच्च वर्ग से लेकर एक छोटे निम्न वर्ग तक सब में हो। तो लेखक इसी पे और आगे कहते हैं कि कोई भी बहुविध हित जिसमें पूरे समाज का हित हो, उनमें समाज के हर व्यक्ति उच्च से लेकर सभी निम्न व्यक्ति का भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के लिए प्रति सजग रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने सर्वप्रथम कहा है कि भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है और उसको एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। फिर लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भाधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देती है, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी पैतृक पेशा में परिवर्तन का कोई अनुमति नहीं देती है, चाहे वह व्यक्ति उस कार्य को रुचि अथवा बिना रुचि के केवल विवशतापूर्वक कर रहा हो। इसके पश्चात लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें और स्वाभाविक नियमों से जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। इस सवाल में सारे सवालों का जवाब है, और अगर आप इसे सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप सारे सवाल का जवाब दे सकते हैं, और इसलिए मैंने इसे थोड़े बड़े करके बनाया है ताकि आप इस सवाल को पढ़कर सारे सवाल को बना लें। और अगर आप इन सवालों को सही से पढ़कर या सुने होंगे तो आपको सारी सवाल खुद से याद हो गई होगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बोर्ड परीक्षा के लिए। और आप इन सभी सवालों को हो सके तो अपनी कॉपी में लिख लें, क्योंकि मैंने इसे अपनी भाषा में समझाया है और वहाँ लिखा हुआ अलग है, तो आप सभी सवालों को अपनी कॉपी में लिख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।